सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनसंख्या की, क्योंकि हम जनगणना पढ़ते हैं तो जनसंख्या किसे कहते हैं। तो सामान्य सा शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि कोई भी प्रकार का क्षेत्र हो, कोई भी प्रकार का स्थान हो, या कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, वहां पर उपस्थित जितनी भी संख्या होती है लोगों की, वो जनसंख्या कहलाती है। तो ये सामान्य अर्थ निकलता है जनसंख्या का। अब जनसंख्या विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए उसकी गणना की जाती है, और जैसे ही जनसंख्या की आनुपातिक स्थिति हमें मालूम पड़ती है तो हम उसके लिए कोई ना कोई विकासात्मक कार्य करते हैं, तो ये जनसंख्या कहलाती है। अब ये जनसंख्या है, तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए शॉर्ट में समझिएगा, कोई भी जनसंख्या कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है, तो ऐसा क्यों होता है? कहीं पर अधिक है कहीं कम है, तो कुछ कारक होंगे, कुछ कारण होंगे जिस वजह से वहां जनसंख्या अधिक है, जिस वजह से वहां जनसंख्या कम है, तो वो वितरण वाले कारक कहलाते हैं। अगर हम बड़े बड़े कारकों को देखें ना, तो जैसे कारक आ जाते हैं भौगोलिक कारक। अब ये जो भौगोलिक कारक है, भौगोलिक कारक का अर्थ होता है कि ऐसे कारक जो पर्टिकुलर उस स्थान से उस व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है ना। जैसे माना कि वहां का धरातल कैसा है, वहां की भू आकृति कैसी है, वहां पर जल की व्यवस्था है नहीं है, वहां की जलवायु कैसी है, ये सारे जो भी कारक कहलाते हैं वो भौगोलिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। भौगोलिक कारकों के अलावा हम आर्थिक कारकों की बात करें, आर्थिक कारकों का अर्थ है कि वहां की जो जमीन है उसमें खनिज कैसा है, वहां नगरीकरण की स्थिति कैसी है, वहां औद्योगिकरण की स्थिति कैसी है, ये सारे जो कारक होते हैं ये आर्थिक कारकों के अंतर्गत इसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा सामाजिक कारकों की बात करें, सामाजिक कारकों का अर्थ होता है जैसे धर्म जाति के जो लोग होते हैं वो जिस स्थान पर अधिक है तो जनसंख्या उसी लेवल की या उसी जाति की जनसंख्या, उसी प्रजाति की जनसंख्या वहां रहने का प्रयास करेगी, तो इस प्रकार से सामाजिक कारक हो जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक कारक हो जाते हैं। राजनीतिक कारक का अर्थ क्या होता है कि अगर जहां पर राजनीति स्थिर है तो वहां लोग रहना पसंद करेंगे, अस्थिर राजनीति वाले देशों से लोग पलायन ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, इसी वजह से जनसंख्या कहीं कम कहीं ज्यादा हमें दिखाई देती है। बहुत सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी हम जनसंख्या के बारे में जान सकते हैं, परंतु हमें यहां पर ध्यान देना है किसका? जनगणना के इतिहास का। तो चलिए हम जनगणना के इतिहास की यहां पर बात करते हैं। देखिए यहां पर हम करते हैं जनगणना का इतिहास। अभी जो भी टॉपिक मैं ले रहा हूं उसके सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद में उन क्वेश्चंस को हम यहां पर लेंगे। देखिए जनगणना के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जनगणना को हम विश्व स्तर पर देखते हैं। सबसे पहले विश्व स्तर के ऊपर अगर हम देखें कि विश्व में सबसे पहली जनगणना कब हुई, विश्व में सबसे पहली प्रथम जनगणना कब हुई, तो यह हुई थी आपके 1749 में। ठीक है, स्थान कौन सा था? स्थान था स्वीडन। प्रश्न बन सकता है, छोटा सा प्रश्न बन सकता है, सबसे पहली जनसंख्या कहां? स्वीडन में 1749 के अंतर्गत। अब ये जो जनसंख्या हुई थी ना, ये किसी नियम कायदे से नहीं हुई थी। ठीक है, तो फिर अगर कहा जाए कि व्यवस्थित या 10 वर्षीय या दशकीय जनसंख्या गणना कब हुई, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि दशकीय। अब ये भी विश्व स्तर पर ही है, विश्व स्तर पर दशकीय जनगणना कब हुई, गणना कब हुई, तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1790 के अंतर्गत। अब ये कहां हुई? तो ये हुई थी यूएसए के अंतर्गत। तो ये विश्व स्तर पर हमें कुछ जानकारी ध्यान में रखनी है। अब हम विश्व स्तर से सीधे कहां आ जाते हैं? भारत स्तर पे आ जाते हैं। तो हम भारत स्तर पे आते हैं इस तरीके से, जैसे विश्व खत्म, अब आया भारत। देखिए भारत में फिलहाल आधुनिक समय में तो हम जनगणना को याद करते हैं, परंतु क्या प्राचीन समय में भी जनगणना होती थी? होती थी, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं। अगर हम लिखित साक्ष्यों की बात करें कि भारत में जनगणना होती थी, गणना होती थी, इसके लिखित साक्ष्य क्या है? अब ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आपको लिखित साक्ष्य क्या है। तो अगर हम इन साक्ष्यों की बात करें, साक्ष्यों की बात करें तो एक तो आपका रहता है चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये प्रश्न बना हुआ है और कई बार आया हुआ है। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, इसके अंदर यह बताया हुआ है कि यह जनगणना हुई है, भारत में प्राचीन समय में जनगणना होती थी। इसके अलावा एक और ग्रंथ याद रख दो, अबुल फजल का है, फजल का आईने अकबरी, आईने अकबरी।
इसके तहत भी पता चलता है कि भारत में जनगणना होती थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो परीक्षाओं में रिपीट होती है बार बार, तो जिसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। तो ये साधारण सी जानकारी होगी भारत के अंदर इतिहास की कि भारत में जनगणना होती थी। अब हम बात करते हैं भारत में आधुनिक जनगणना की। आधुनिक जनगणना की देखिए, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा भारत में आधुनिक जनगणना की, यहां से आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले भारत में आधुनिक जनगणना हुई थी आपके 1872 के अंदर, 1872 के अंदर हुई थी, और इस समय किसी भी प्रकार का नियम कायदा नहीं रखा गया था। ठीक है, अब ये जो 1872 की जनगणना हुई ना, ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अब देखो यहां बहुत सारे क्वेश्चन है आपके क्लियर हो जाएंगे। 1872 की जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। फिर क्या हुआ कि उसके बाद में 1881 में जो जनगणना हुई वो लॉर्ड रिपन का समय हुई। उस समय क्या हुआ, व्यवस्थित जनगणना हुई। तो हम कहेंगे 1881 में लॉर्ड रिपन के समय जनगणना हुई, और यह कैसी थी, यह व्यवस्थित जनगणना थी। इसे व्यवस्थित जनगणना भी कहते हैं, या इसको दशकीय जनगणना भी कहते हैं, दशकीय जनगणना भी कहते हैं। तो देखिए 72 और 81 ये दोनों चीजें हमें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो एक और स्लाइड हम ले लेते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, एक तो जनगणना होगी 1872 के अंदर, और एक जनगणना होगी 1881 के अंतर्गत। तो ये तो होगी लॉर्ड के समय। अब अगर हम भारत की बात करें, भारत स्वतंत्र कब हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ 47 में, उसके बाद में आता है 51। तो सबसे पहली 1951 के अंदर जनगणना हुई, वह स्वतंत्र भारत की जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की जनगणना, भारत की जनगणना हुई थी। ठीक है, 1951 में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी, ये भी आंकड़ा याद रखना। अब राजस्थान के संदर्भ में हम कहें तो हमें यह पता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण रूप से गठन हो गया। तो 56 के बाद में अगर दशकीय जनगणना की बात करें तो 61 आता है ना, 1961। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं 1961 में राजस्थान के बनने के बाद पहली जनगणना हुई, राजस्थान की प्रथम जनगणना। यहां पर ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कि राजस्थान की ये पहली है, तो ये गठन के बाद में संपूर्ण राजस्थान, जो आधुनिक राजस्थान बना है, यहां हम ये लिख देते हैं कि जो आधुनिक राजस्थान जिसे हम जानते हैं, इसकी जनगणना ये हुई। अगर हम राजस्थान की सबसे पहले की बात करें तो 1901 में राजस्थान की जनगणना हो चुकी थी, राजस्थान की गणना हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो क्वेश्चंस ये ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चंस ये है कि 1872 से जनगणना प्रारंभ होती है। फिलहाल की जो जनगणना है ना, वो कौन सी है, 2011 की। और ये 2011 की कौन सी जनगणना है ये पूछा जाए तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहली जो जनगणना हुई 1872, इसका हिसाब अगर लगा दिया जाए तो 1872 से लेकर अभी तक ये जो जनगणना है ये 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना है। 1872 से लेकर 2011 की जो जनगणना है कौन सी है, 15वीं जनगणना है। अब ये पूछा जाए कि व्यवस्थित रूप से जो जनगणना हुई उसके हिसाब से ये कौन सी जनगणना है, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि व्यवस्थित के हिसाब से 1881 में हुई। तो 1881 के बाद की जो जनगणना है ये तो 14वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है, 14वीं जनगणना है। अब अगर कोई पूछे कि भारत के स्वतंत्रता के बाद में ये कौन सी जनगणना है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में 1951 में जनगणना हुई, 51 के बाद में ये जनगणना कौन सी है, तो 51 में तो यहां हुई। 51 के बाद में अगर हम जनगणना की बात करें तो ये जनगणना है 7वीं जनगणना। कौन सी जनगणना है, 7वीं। तो 15वीं सबसे पहली, 14वीं यानी कि व्यवस्थित रूप से, 7वीं कौन सी है, स्वतंत्रता के बाद की जनगणना 7वीं जनगणना कहलाती है। अब राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि हम राजस्थान को पढ़ रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान की स्थिति यहां देखिए, राजस्थान को बताया हुआ है इधर 1961 में राजस्थान की प्रथम जनगणना। अब राजस्थान के गठन के बाद की यह कौन सी जनगणना है, तो हम कहेंगे कि राजस्थान के गठन के बाद की यह जनगणना है 6ठी, क्योंकि 61 के बाद में यह काउंट हो रहा है जबकि वो 51 के बाद में काउंट हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं 14वीं, कहीं 15वीं, कहीं 6ठी, कहीं 7वीं, ये क्या सिस्टम है। तो इस जनगणना के हिसाब से यह चीजें हमें ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये सारी चीजें हो जाती है गणना के संदर्भ में। अब कुछ और बातें जो हमें ध्यान रखनी है, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे आए हुए, तो मुझे ये लगा कि इन क्वेश्चंस का डेरिवेशन खुद आपको समझा दिया जाए ना, तो वो जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और हम यहाँ सारे क्वेश्चंस भी नहीं लेके आते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कुछ ऐसी खास बातों की जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो 1948 के बाद में जनगणना करने का जो दायित्व है ना, वह सौंपा गया। किसको सौंपा गया? एक तो महापंजीयन कार्यालय को, ठीक है, और एक जनगणना आयुक्त को। याद रखना, 1948 में जनगणना का दायित्व है वो किसको सौंपा गया? महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त को। ये जो जनगणना आयुक्त है ना, ये महापंजीयन अधिकारी भी कहलाता है, महापंजीयन अधिकारी भी कहलाता है, ठीक है, इनको सौंपा गया। तो इस हिसाब से यह पता चलता है कि जनगणना संघवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केवल केंद्र सरकार जनगणना करवा सकती है, ठीक है। और अगर हम अनुच्छेद को देखें, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो हम कहेंगे 246 के तहत। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। यहां पर यह क्वेश्चंस बनता है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना को करवाना हो, तो अधिकारी कौन होता है? तो अधिकारी होता है जनगणना आयुक्त होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? महापंजीयन अधिकारी भी कहते हैं। राज्य स्तर पर अगर हमें जनगणना करानी हो, राज्य स्तर पर, तो कौन रहता है? तो इसे कहा जाता है जनगणना निदेशक कहा जाता है, जनगणना निदेशक कहा जाता है। अब अगर जिले स्तर पर जनगणना करवानी हो, जिला स्तर पर, तो ये कौन होता है? तो ये व्यक्ति होता है जिला कलेक्टर होता है, ठीक है। जनगणना आयुक्त, जनगणना निदेशक और जिला कलेक्टर। अब हम 2011 की बात करते हैं। हमारी जो वर्तमान की है ना 2011, तो 2011 जनसंख्या या जनगणना के हिसाब से कौन था? तो पहले राष्ट्रीय स्तर पे तो हम सबसे पहले की बात करते हैं कि इस समय जो व्यक्ति था ना, तो वह था प्लाउडेन। कौन था? प्लाउडेन। ये उस समय की बात है। 2011 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये थे सी चंद्रमौली। और राज्य स्तर यानी कि राजस्थान के संदर्भ में कौन था? तो ये थी शुभ्रा सिंह। और जिले स्तर पर अलग अलग कलेक्टर रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो बैकग्राउंड में आती है, और इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्लियर होना चाहिए मामला सारा, तो वह धीरे धीरे हमें सारी बातें समझ में आ जाती है। एक और टॉपिक, और उसके बाद में हम अपने क्विज पे आ जाते हैं। देखिए, जब भी जनगणना होती है ना, तो कुछ पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, नियम कायदे बनाने जाते हैं, तो उसे पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्धति कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि 1911 में किस पद्धति का उपयोग किया गया, तो पद्धति का उपयोग किया गया सांगोपांग पद्धति का उपयोग किया गया। अब ये सांगोपांग क्या होता है? तो ये एक अर्थशास्त्री था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, उसके नाम पर इसका कर दिया गया, ब्रिटिश था, उसके नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। अब अगर कोई पूछे कि 1931 में किस पद्धति का उपयोग किया गया, तो किया गया डिफेक्टो पद्धति का उपयोग। और ये जो जनगणना थी ना, ये आर्थिक व सामाजिक जनगणना थी, पहली आर्थिक व सामाजिक जनगणना। ये भी आप ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आते हैं जनगणना से, हमें लगता है कि बहुत सरल रहता है, ऐसा नहीं रहता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप इसको चाहे नेट स्तर पर देखो, यूपीएससी स्तर पर देखो, पीसीएस के स्तर पर देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आंकड़े रहता है, डिफेक्टो पद्धति, ठीक है। उसके बाद में हम 1941 में कहें तो कौन सी पद्धति थी? तो ये थी डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति। ये चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखना कि कौन सी पद्धति का उपयोग कैसे किया गया। एक और चीज देख लो आप
एक वर्ष होता है 1921। 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी समझ लीजिए। 1921 को क्या हुआ था कि जनगणना में बहुत ज्यादा कमी हो गई थी अचानक। क्यों हुई थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, महामारियां हो गई थी, सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो इस वजह से क्या हुआ, जनसंख्या में बहुत ज्यादा कम हो गई। तो भारत में कितनी कमी हुई? भारत में कितनी कमी हुई? ये हुई -0.31% की कमी। और राजस्थान में कितनी कमी हुई? राजस्थान की कमी की अगर हम बात करें तो ये थी -6.29% की कमी। इतनी कमी हो गई थी, इसीलिए इसे जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। या जनसंख्या की कमी का अगर पूछा जाए तो ये वर्ष आप याद रखना 1921। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखना। एक चीज का और आप यहां पर माइंड में रखना, एक शब्द होता है जनसंख्या विस्फोट। तो ये जब वर्ष पूछ लिया जाए ना तो एक तो अवधि ध्यान रखना 1951 से 81 के बीच ये अवधि। और अगर आपको दशकीय वर्ष पूछा जाए तो आप याद रखना 1971 से 81। ये दोनों जो चीजें हैं आप माइंड में रखना जनसंख्या विस्फोट का, यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट कब होता है? जनसंख्या विस्फोट तब होता है कि जनसंख्या को हम मेडिकल की सहायता से बचा रहे हैं, मगर जैसे ही जन्म दर है उसको हम कम नहीं कर रहे हैं, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं हमें अपने माइंड में रखना है।